यह बालेश्वर नामक एक गांव है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और लोग अपनी आजीविका के लिए फसलों और हस्तशिल्प पर ही निर्भर है। इस तरह गांव के लोग दिन भर मेहनत करते और रात को जब वे विश्राम करने के लिए घर आते तो उन्हें जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती। इसी वजह से गांव के लोग डर के मारे दरवाजा बंद करके डरे सहमे सोते थे। अगर कोई उन आवाजों को सुनकर दरवाजा खोलकर देखता तो वह अगले दिन खून से लथपथ मरा पाया जाता था। यह किसी भूत का काम था या चोर का, यह कोई नहीं जानता। सुबह होते ही गांव के कुछ लड़के पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होकर कहते हैं वो चीखें भूत की है। नहीं नहीं, ये पिशाच के हैं। मेरे दादाजी ने उसके पायल के झंकार को सुना भी है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि ये एक आत्मा है जो सफेद साड़ी पहनकर चलते समय मेरे पिताजी ने उसको देखा। इस तरह से गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते थे। अगले दिन रात को एक गांव वाला अपना काम पूरा करके अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच गया। उसकी पत्नी और बच्चे दूसरे गांव गए थे, इसीलिए वह अकेला पलंग पर सो गया और उसे नींद आ गई। थोड़ी ही देर बाद उसे भूत की आवाजें आने लगी। मैं ये चीखें काफी दिनों से सुन रहा हूँ। असल में कौन चिल्ला रहा है मैं देखता हूँ। यह सोचकर वह घर से बाहर आया और देखा कि एक भूत घर के ऊपर से उड़कर आया और उसे वहीं मार डाला। अगली सुबह उसकी पत्नी जब घर आई तो अपने पति के शव को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। गांव वालों की सोच से यह सब परे था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। माँ रो मत, धैर्य रखिए। सब लोग सुनिए, आज से अगर किसी को भी कोई रोने की या पायलों की आवाज सुनाई दे तो भी वो घर से मत निकलना। सभी रत्नाकर की बातें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर! क्या माँ? बेटा थोड़ा पानी देना, प्यास लगी है। ठीक है माँ, लाता हूँ। रत्नाकर जाता है और एक गिलास पानी लेकर बेडरूम में आकर देखता है कि उसकी माँ तो वहाँ है ही नहीं। रत्नाकर पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढता है, उसे अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। घर के सामने का और पीछे का दरवाजा दोनों ही बंद था। माँ, माँ! इतने में पीछे के दरवाजे से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। रत्नाकर जैसे ही जाके दरवाजा खोलता है, वहाँ तो कोई भी नहीं था। रत्नाकर, रत्नाकर! माँ, तुम कहाँ हो? रत्नाकर, रत्नाकर! माँ, तुम कहाँ हो? ध्यान से सुनने पर रत्नाकर को पता चलता है कि यह आवाज तो घर के पीछे कुएं से आ रही है। वह तुरंत कुएं के पास जाकर देखता है। वहाँ पर उसे सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए एक औरत रोती हुई दिखती है। यह देखकर रत्नाकर और घबरा जाता है। रत्नाकर डर के मारे धीरे धीरे कुएं के पास जाता है। तभी तुरंत रोने की आवाज बंद हो जाती है और वह औरत गायब हो जाती है। रत्नाकर जैसे ही कुएं में झांकता है तो उसे कुएं में अपनी माँ की लाश दिखाई देती है। सुबह हो गई थी। गांव वाले सभी रत्नाकर के घर आ रहे थे। रत्नाकर अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रो रहा था और गांव वाले उसे ढांढस बंधा रहे थे। मैंने क्या गलत किया? मैंने अपनी माँ को खो दिया।
माँ को मारने वाले उस भूत को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका अंत देखूंगा। देवी, देवी, सब लोग देवी को कसकर पकड़ते हैं। देवी की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी 4 लोग आकर उसे कसकर पकड़ते हैं। क्या कहा? तू मेरा अंत करेगा? मैं तुझे आज ही मार दूंगी। रत्नाकर, आज तुम गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ, ये तुम्हारे लिए है। मेरी बात सुनो। ठीक है काका। इस प्रकार रत्नाकर जैसे ही साइकिल से गांव की सरहद पर पहुंचा, वैसे ही रत्नाकर की साइकिल का वजन बढ़ने लगता है, जैसे कि साइकिल के पीछे कोई बैठा हो। रत्नाकर के लिए साइकिल चलाना काफी मुश्किल हो गया था। वह काफी थक चुका था। मगर थोड़ी ही देर बाद साइकिल फिर से हल्की हो जाती है और रत्नाकर आगे बढ़ता है। रत्नाकर, 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 क्या तुम डर कर भाग रहे हो? तुमने तो कहा कि मेरा अंत देखोगे। आओ, मेरे पास आओ। रत्नाकर उन आवाजों को सुनकर तुरंत साइकिल से उतर जाता है और तभी पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि बीच सड़क पर बाल खुले हुए, सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत बैठी है। रत्नाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वह जैसे ही उसके पास पहुंचकर उसके चेहरे से बालों को हटाता है, उसका चेहरा देखकर वह चीखकर वहीं मर जाता है। उसकी चीख सुनकर गांव के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रत्नाकर वहां मरा पड़ा हुआ है। चलिए हम सब मिलकर अपने गांव के जमींदार के घर जाकर बताते हैं। गांव के सभी लोग यादव सिंह के साथ जमींदार के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जमींदार को अपनी आप बीती बताते हैं। यादव सिंह, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं पिछले 2 महीनों से गांव में नहीं था, इसलिए मुझे ये सब पता नहीं चला। आप लोग डरिए मत, इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। आप लोग जाइए। जिस कमरे में यादव सिंह सो रहा था, उस कमरे में अचानक से उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह रोने की आवाज सुनकर उठकर देखता है तो उसे कमरे के कोने में एक भूत बैठी दिखाई देती है। बालों से ढका होने के कारण वह उसका चेहरा देख नहीं पाता और तभी वह गायब हो जाती है। तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? पूरे घर की छानबीन करने पर भी जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वह वापस आकर सो जाता है। यादव, 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 यादव सिंह। अचानक यादव सिंह को लगा कि घर के बाहर से आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर आया तो दरवाजे पर एक भूत बैठकर रो रही थी। वह भूत उठकर खड़ी हो गई थी। उसके एक हाथ में यादव सिंह की पत्नी और दूसरे हाथ में यादव सिंह का बेटा था। उसने उन दोनों को हवा में उठाया और गला दबाकर मारकर नीचे फेंक दिया। यादव सिंह जैसे ही गुस्से में उसके सामने पहुंचता है, वह भूत उसे भी बेरहमी से मार देती है। अगली सुबह सभी गांव के लोग यादव सिंह के घर आते हैं। वहां पर यादव सिंह, उसकी पत्नी और उसके बेटे के शव को देखकर सभी रोते हैं। घबराइए नहीं, क्या हुआ बताइए। साहब, यादव सिंह, उनकी पत्नी और उनको बेटे को भूत ने मार डाला। हमें बहुत डर लग रहा है साहब। हर दिन कोई ना कोई मर रहा है साहब। अब हम इस गांव में नहीं रह सकते मालिक, चले जाएंगे। नहीं, मत जाइए, कोई डर नहीं है। मैं इस समस्या का परिष्कार सोचूंगा। रुकिए रुकिए।
जमींदार के लाख मना करने पर भी वह गांववासी उसकी एक नहीं सुनते और वह गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब गांव में केवल जमींदार का परिवार ही है। रात को जमींदार सो रहा था। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखता है कि कोई खुले बालों में बैठी हुई थी। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? पहले तुम बाहर निकलो। जमींदार तुरंत उठकर घर से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकला भी उसे अपनी पत्नी हवा में झूलती हुई दिखाई दी, जो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक गाड़ी दूर से आती नजर आई और तभी जमींदार की पत्नी हवा में गायब हो गई। गाड़ी जमींदार के सामने आकर रुकी और कार में से जमींदार का बेटा नीचे उतरा। इतनी रात को आप बाहर क्या कर रहे हैं पिताजी? माँ कहाँ है? महेश, तुम हो? अब आए हो क्या? चलो चलो, जल्दी जल्दी अंदर चलो। बेटे की आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी उठ गई और उसने बेटे से पूछा, बेटा तुम कब आए? पिताजी, आप इस समय सड़क पर क्यों हैं? मैंने तो आपको नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूं। महेश के पूछने पर जमींदार ने उसे पूरी घटना सुनाई। अब हमारे गांव में सिर्फ मैं, तुम और माँ हैं। आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। पिताजी, मुझे तुरंत उस घटना स्थल पर ले चलिए। महेश अपने पिता के साथ पूरे गांव को देख रहा था। तभी उन्हें अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। पिताजी, मैं जो कह रहा हूं उसे बिना डर के ध्यान से सुनिए। पिताजी, मैंने हमारे गांव में जो कुछ हुआ सुना। पिताजी, कोई किसी चीज की लालच में भूत को हिप्नोटाइज करके गांव के सभी लोगों को भगा रहा है। मतलब? मैं जिस गांव में पढ़ता हूं वहां एक बाबा जी से मिला, उनसे वशीकरण के बारे में सीखा, पुस्तकों में भी पढ़ा। तो क्या? बिना घबराए हुए शांति से सुनिए पिताजी। भूत को वशीकरण करके कोई ये सब कर रहा है। नहीं नहीं, भूत से कोई करवा रहा है। महेश, क्या ये सच है? और इसका समाधान क्या है? क्या हमारे गांव में फिर से पुराने दिन आएंगे? गांव का मुखिया होने के नाते क्या मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकूंगा? बताओ महेश, मुझे क्या करना होगा? पिताजी, मैं आ गया हूं ना, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। महेश अपने पिता को हिम्मत बंधाकर घर ले जाता है। माँ, पिताजी, उठिए, मेरे पीछे आइए, जल्दी कीजिए। वह भूत घर के बाहर जोर जोर से हंस रही थी। महेश तुरंत अपने पास रखे एक बॉक्स को खोलता है और उसे चालू करता है। तभी उन तीनों के चारों ओर प्रकाश का एक लाल घेरा बन जाता है और वह रक्षा कवच की तरह दिखता है। यह देखकर भूत डर जाती है और वह खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। महेश, ये सब क्या है? पिताजी, इन कांति किरणों के कारण हम उस वशीकरण करने वाली भूत को दिखाई नहीं देंगे। जब उसने लाल किरणों को देखा उसी वक्त वो हमारे वश में हो गई। अब जो कोई भी ये सब कर रहा है वो पूरा गांव खाली सोचकर तुरंत यहां आएगा, तब हमें इसका कारण पता चलेगा। सुबह हो गई थी। बालेश्वर गांव में एक गाड़ी आकर रुकती है। वह व्यक्ति कार में से उतरकर गांव की तरफ आता है। जमींदार तथा उसका बेटा महेश यह देख रहे होते हैं। महेश, ये प्रताप है। वो कई महीने पहले मेरे पास आकर, जमींदार जी, आपके गांव की जमीन में बहुत कीमती खनिज संपदा है, मेरे साथ हाथ मिलाइए, हम दोनों पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे, उस संपदा को आपस में बांट लेंगे। क्षमा करें प्रताप जी, हम अपने दादा परदादा से लेकर कृषि पर निर्भर होकर जी रहे हैं। इस अच्छी उपजाऊ भूमि से अच्छी फसल की पैदाइश होती है। मैं आपके साथ हाथ मिलाकर ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैं जाकर अपना व्यवसाय करता हूँ। मैं जाता हूँ, नमस्ते।
महेश, इसका मतलब प्रताप ये सब करवा रहा है, इस गांव को लूटना चाहता है। इस कमीनों को मत छोड़ो महेश। महेश ने तुरंत इंजन चालू किया और दूसरा बटन दबाते ही शिला रूप में बदल गई भूतनी तुरंत हिलती है और जोर से चीखती है, बलि, बलि, मुझे बलि चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बलि दूंगा। तुम्हें मोहित करके बंदी बनाकर तुम्हें प्रताड़ित करने वाले उस प्रताप की बलि लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर कभी इस गांव में मत आना, नहीं तो मैं इस यंत्र की सहायता से तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। उस कमीने प्रताप की वजह से मेरी ये हालत हुई है। मैं उसे मारकर इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। जैसा कि महेश ने बताया था, वह भूत प्रताप को मारकर गांव छोड़कर चली जाती है। जमींदार की बात सुनकर सारे ग्रामवासी फिर से बालेश्वर गांव में वापस आ जाते हैं और उस दिन के बाद से सब फसल उगाकर सुखी से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन गांव वालों को उस भूत का डर अभी भी था। पल पल डर डर।